ईथर की सबसे पहली जो हमारे पास में प्रिपरेशन आती है, यहाँ पे आपको देख के पता चला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, निर्जलीकरण एल्कोहल का, ताकि जैसे ही आप एल्कोहल खोलें या ईथर खोलें तो आपको सारी रिएक्शन सामने पता चल जाए। अगर आप यहाँ पे एक R ग्रुप लगा रहे हैं तो ये सेकेंडरी हो गया, और अगर आप यहाँ पे 2 R ग्रुप लगा रहे हैं तो ये आपके पास में टर्शरी हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल। तो जब इस तरीके की आप एडिशन रिएक्शन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक पार्ट उस कार्बन के साथ आके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन के नंबर कम है। हेलो बच्चा, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी तक हमारे 3 वन शॉट आ चुके हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स करा चुके हैं, और सेकंड हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुके हैं। ये हमारा 4th वन शॉट है, जिसमें कि हम आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को लेने वाले हैं। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ तैयार होते चले। एंड में आपको ये ना डर लगे कि अरे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतनी सारी है, कैसे याद करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, टाइम है, आराम से आप वन शॉट कर सकते हो, ताकि जब हम PYQ करें तो आपके पास में सारे चैप्टर याद हों, क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में टाइम लगता है। चलिए अब आगे करते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अगर आप सबसे पहली बात करते हैं तो जो हमने इनका क्लासिफिकेशन जैसे हमने हेलो एल्केन में किया था, वैसे ही एल्कोहल, फिनॉल और फिनॉल का भी उसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। इस क्लासिफिकेशन में आपके पास में आता है कि अगर आपके पास में OH ग्रुप, एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है या 3 OH ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज करते चलेंगे, मतलब उसे क्लासिफाई करते चलेंगे। जैसे ये मोनोहाइड्रिक है, ये आपका डाईहाइड्रिक है, ये आपका ट्राईहाइड्रिक है। अगर आपके पास में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में हमने उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक आपके पास में प्राइमरी था, दूसरा आपके पास में सेकेंडरी था, तीसरा आपके पास में टर्शरी था। ये मैंने आपको हेलो एल्केन में बता दिया था, बहुत डिटेल में कराया, तो अगर एक बार आप दोबारा वहां पे जाके देख लेना। तो यहाँ पे केवल एक R ग्रुप है तो ये प्राइमरी है, अगर यहाँ पे 2 R ग्रुप हैं तो ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे अगर 3 R ग्रुप हैं तो ये आपका टर्शरी है। OH ग्रुप से जो कार्बन कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और R ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसे इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है बच्चा। इसके बाद में आता है, अगर आपके पास में एलाइलिक ग्रुप है, ये आपके पास में देखो ये एलिलिक, जिसे हम एलाइलिक बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसमें भी आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक R ग्रुप लगा रहे हैं तो ये सेकेंडरी हो गया, और अगर आप यहाँ पे 2 R ग्रुप लगा रहे हैं तो ये आपके पास में टर्शरी हो गया। ऐसे ही बेंजाइलिक में अगर एक फिनाइल ग्रुप है तो ये आपका प्राइमरी है, यहाँ पे अगर एक R ग्रुप आ गया, R ग्रुप आपका कोई सा भी हो सकता है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, और यहाँ पे अगर 2 R ग्रुप आ गए तो ये आपका टर्शरी हो गया। यानी कि अगर आपका कंपाउंड बेंजीन रिंग में CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसे आप बेंजाइलिक बोलते हैं। अब बेंजाइलिक में आपने एक H हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे एक R ग्रुप लगा दिया, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब क्या किया आपने, यहाँ से दोनों ही H हट चुके हैं और 2 R ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं बेंजीन रिंग के साथ में, तो इसे आप टर्शरी बोलते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हमारे पास में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अगर आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को आप विनाइलिक बोलते हैं। विनाइलिक में आपके पास में जो OH ग्रुप है वो सीधे ही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड होता है। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है फिनॉल्स में आपके पास में मोनो, डाई, ट्राई होता है। एक OH ग्रुप है तो मोनो है, 2 OH ग्रुप है तो डाई है, और 3 OH ग्रुप है तो ट्राई है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में एक OH ग्रुप है तो ये मोनो है, ये भी आपके पास में मोनो है क्योंकि एक OH ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास में 2 OH ग्रुप है तो ये डाई हो गया, और 3 OH ग्रुप अगर आपके पास में है तो ये आपके पास में ट्राई हो गया। ठीक है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है जो कि हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। आगे आपके पास में आता है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। आप इसे कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण कैसे कैसे, ये वर्गीकरण तो हम कर चुके हैं। वर्गीकरण के बाद में हमारे पास में आता है आप किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। IUPAC नेमिंग क्या है, तो जब आप एल्कोहल की IUPAC नेमिंग करते हैं तो आपके पास में आता है एल्क प्लस एन प्लस ऑल। एन तब है जब सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, हर एक कार्बन के बीच में केवल एक बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे इन लाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप आइन लाएंगे। पर इन, आइन, इन, एन, इन और आइन अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप ये वाला ई हटा देंगे। हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो हिंदी में तो आप उसको एन ही लिखेंगे, उसको आइन लिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपकी आती नहीं है। तो ये आपके पास में इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो ओ है, जो ऑल का ओ है वो ओ से शुरू है, तो एन, इन और आइन के पीछे में जो ई आता है वो हटा देते हैं अगर इंग्लिश में करते हैं।
हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग आपको कहां से शुरू करनी है, जहां से आपका OH ग्रुप पास में हो, जैसे कि हमने हेलो एल्केन में डिस्कस किया था। अब आपके पास में केवल एक कार्बन है यहाँ पे, तो ये मिथ 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 एन ऑल, यानी कि मिथ एन ऑल। अब यहाँ पे आपके पास में ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल। अब यहाँ पे आपके पास में ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये आपके पास में प्रोपेन 2 ऑल आएगा, या कई बार 2 प्रोपेनॉल भी लिख देते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर लेटेस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम प्रोपेन 2 ऑल लिखते हैं। अब ये तो इसका हो गया कॉमन नेम, बट इसका जो आपके पास में ये इसका हो गया IUPAC नेम, पर इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में आइसो वर्ड हम कब यूज करते हैं, अगर आपके पास में इस तरीके से ग्रुप प्रेजेंट है CH और यहाँ पे आपके पास में CH3 आ गया, तो इसे आप आइसो वर्ड से यूज करते हैं कॉमन नेम में। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये आपके पास में होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी कि ये अगर आप मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगी तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इस तरीके से ये इसका कॉमन नेम है। तो कई बार ये कॉमन नेम से पूछ लिया जाता है, इसलिए ये वाले नेम आपको याद करने हैं। जैसे कि अगर आपके पास में कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो उसे एन ब्यूटिल एल्कोहल बोलते हैं, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल जिसमें कार्बन की केवल स्ट्रेट चेन है। अब आपके पास में जो OH ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये 1 2 सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसके साथ में ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी से मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास में एक R ग्रुप है, यहाँ पे एक R ग्रुप है और ये H है, तो ये आपके पास में सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। और क्योंकि 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कई बार इसी तरीके से लिख देते हैं इंग्लिश में, कई बार ये सेकेंडरी इस तरीके से लिख के फिर आपके पास में ब्यूटाइल और एल्कोहल ऐसे आ जाता है, ठीक है। बाकी आप IUPAC नेमिंग तो जैसे आप करें ब्यूट एन 2 ऑल, वो आएगा ही आएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी देखो, ये आइसो वर्ड आपका तब आता है जब आपका Y बनता है, तो मैंने इसे किस तरीके से याद किया हुआ है कि आइसो वर्ड हम कब याद लिखते हैं, जब आपका Y बनता है, यानी कि ये आपके पास में CH3 ग्रुप है, ये आपके पास में CH3 ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास में CH ग्रुप है, तो इसके लिए आप आइसो वर्ड यूज करते हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो बन नहीं रहा, तो मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं तो ये यही तो है, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ही तो है, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ये आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है। यहाँ पे अब ये वाला जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है, देखो यहाँ पे ये R ग्रुप है, यहाँ पे ये R ग्रुप है और यहाँ पे ये R ग्रुप है, इसलिए हम इसे टर्शरी कह रहे हैं। और क्योंकि तीनों के तीनों CH3 ग्रुप हैं तो ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। ब्यूटाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल आपने लगा दिया। तो ये बहुत कॉमन नेम है, जो अधिकतर क्वेश्चन में कई बार कॉमन नेम ही दे दिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, IUPAC नेमिंग तो ध्यान दे ली पर कॉमन नेम नहीं देखते हैं। अगर कॉमन नेम में कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में CH2OH, ये आपके पास में आ गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये आपके पास में आता है ग्लिसरीन, ये आपके ग्लिसरॉल जो आप लेते हैं, इसमें ये आपका ट्राईहाइड्रिक है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं हम इसे कॉमन लैंग्वेज में। इसके बाद में फिनॉल पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास में कुछ कुछ अलग अलग नेमिंग आती है। ये नेम्स आपके बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ये मैंने इसलिए लिए हैं, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बोर्ड में पूछी गई है, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे ली हैं। तो अगर आपके पास में बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे आप फिनॉल बोलते हैं। अब बेंजीन रिंग पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका कॉमन नेम कई बार पूछ लिया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल करके कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे है, देखो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती क्या, आप ग्रुप को कहीं भी लगाओ, जो आपके पास में मेन ग्रुप है, मान लो मेरा ये मेन ग्रुप यहाँ पे है, तो ये आपके पास में मेन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसके साथ वाली जो दोनों पोजीशन होंगी वो ऑर्थो होंगी, इससे आगे वाली ये दोनों पोजीशन मेटा होंगी और इसके अपोजिट वाली ये जो पोजीशन होगी ये पैरा होगी। तो कहीं पे भी आपका जरूरी नहीं कि मैं यहाँ लगा दूं, अगर मैं यहाँ लगा दूं तो इसके साथ वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो होंगी, उससे आगे वाली दोनों पोजीशन मेटा होंगी और जो उसके अपोजिट वाली पोजीशन होगी वो पैरा होगी, तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे है, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो थी, तो ये मेटा है, तो ये मेटाक्रिसॉल होगा। यहाँ पे आपका OH ग्रुप यहाँ पे है, तो ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, ये पैरा हो गई, तो ये पैराक्रिसॉल हो गया। ऑर्थो मेटा पैराक्रिसॉल, ठीक है, क्रिसॉल नाम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में अगर आपके पास में दोनों OH ग्रुप बेंजीन रिंग पे 1-2 पोजीशन पे प्रेजेंट हैं तो इसे आप कैटेकॉल बोलते हैं। अगर दोनों OH ग्रुप 1-3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये आपके पास में 1 2 3, तो अगर 1-3 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसे आप रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। और अगर आपके 1 और 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसे आप हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं।
तो ये कई बार नेम्स, कॉमन नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं आपको। इसके बाद में आता है क्रियात्मक समूह की संरचनाएं। जो आपके पास में OH था, जैसे आप एल्कोहल क्या है, एल्कोहल को आप ऐसे लिखते हो ना, एल्कोहल आपका ROH। तो अगर आप एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपके पास में ROH, ये वाटर से कंपेयर करते हैं, हम इसे बताते हैं। तो H2 आपका इस तरीके से होता है। H2O में आपके पास में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है इस तरीके से, क्योंकि दोनों जो HH एटम है वो बहुत ही स्मॉल है। पर जब यहाँ पे आप R ग्रुप ले आते हैं, R ग्रुप एल्किल ग्रुप ले आए, मान लो आप मिथाइल ग्रुप ही ले आए हैं, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली बड़ा होगा, 108 के आसपास आ जाता है, 108-9 के आसपास में आ जाता है। अगर आप ईथर ले रहे हो तो ईथर के केस में आपके पास में क्या होगा, दोनों जो R ग्रुप है, ये दोनों ही R ग्रुप आपके बल्की ग्रुप है, ये दोनों ही R ग्रुप, ये देखो यहाँ पे ये जो R ग्रुप है ये इतना बड़ा है, यहाँ पे ये 2 R ग्रुप हो गए, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल है, जो यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल प्रेजेंट था, ये और भी बड़ा हो जाएगा, ये 111 के आसपास आ जाता है। तो ये कई बार बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ईथर में जो बॉन्ड एंगल होगा, जो आबंध कोण होगा, वो सबसे बड़ा है, एल्कोहल में उससे कम, और पानी में सबसे कम होता है। इसके बाद में आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का विरचन। उसके बाद में एल्कोहल के विरचन में आपके पास में जो सबसे पहला आता है फ्रॉम एल्कीन्स, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपका हॉट है। हॉट क्यों है, अब सुनो जरा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में, पूरी बुक में, पूरी एनसीईआरटी में केवल आपको 3 रिएक्शन मैकेनिज्म दी हैं। जो 3 रिएक्शन मैकेनिज्म दी हैं उनमें से एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पेपर में आती ही आती है, क्योंकि मैकेनिज्म लिखने के लिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो तीनों की तीनों जो भी मैकेनिज्म है वो आपको तीनों ही अच्छे से करनी है। मेनली इसी चैप्टर में आ जाती हैं, बट रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ये वाली अच्छे से करनी है। तो हॉट भी लिख दिया है मैंने, इसीलिए आपको पता है हॉट में कहाँ लिखती हूँ, जहां पे जिस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें आपके पास में आता है बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, अम्लीय उत्प्रेरक जल योजन द्वारा। सबसे पहली बात, हाइड्रेशन क्या है, जल योजन क्या है, हिंदी में तो आपको नाम से ही पता है, वैसे तो हाइड्रेशन इंग्लिश में ही पता चल जाता है। जब आप H2O के मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं, जब आप H2O के मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं, तो उसे आप हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यानी कि मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो मेरे पास में अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लूं और इसकी रिएक्शन में H2O के साथ करा दूं, तो मुझे यहाँ पे CH3CH2OH मिलेगा। ठीक, अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम इसे एसिड कैटेलाइज रिएक्शन कहते हैं। अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल के थ्रू जो एसिड है, जो H+ है, उसके थ्रू ये कैटेलाइज्ड हो रही है। तो सबसे पहली चीज आपने क्या किया है, यहाँ पे H2O को जोड़ा है। अब सारे पॉइंट यहीं पे पढ़ लेते हैं। जब आपने H2O को जोड़ा है, अभी तो यहाँ पे जो आपके पास में एल्कीन थी वो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, दोनों तरफ जो H2 के नंबर हैं वो सेम है। तो यहाँ पे आप मार्कनीकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो, कोई यूज भी नहीं है, वही करना एक अलग चीज है, बट उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ में से आप कहीं पे भी OH लगा दो, आपका कंपाउंड इथेनॉल ही बनेगा। पर अगर आपके पास में H2O का जो नंबर है वो अलग है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रोपीन ले लूं, ये मुझे प्रोपीन दिया है, और प्रोपीन की रिएक्शन मैंने प्रोपीन का हाइड्रेशन या जलयोजन कराया एसिड के प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे मेरे पास में मेन एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, CH3OH। ठीक है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट होगा वो अभी मैं डिस्कस करूंगी, पूरी मैकेनिज्म की बात करूंगी यहाँ पे। पर अगर मैं बहुत ही मैकेनिज्म माना मुझे याद भी नहीं है, तो मार्कनीकॉफ रूल तो आपको याद है। आप क्या कर रहे हो, आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, आप संयोजन अभिक्रिया कर रहे हो। तो जब आप एल्कीन में, अब आपके पास में एल्कीन कैसा हो गया, आपके पास में जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मतलब क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। और जब अनसिमेट्रिकल हो गया तो एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, रिएजेंट भी आपका अनसिमेट्रिकल है। कैसे, रिएजेंट में आपके 2 पार्ट हैं, एक H+ और एक OH-। तो जब इस तरीके की आप एडिशन रिएक्शन करते हैं तो नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक पार्ट उस कार्बन के साथ आके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन के नंबर कम है। इसलिए मैंने क्या किया, देखो OH को यहाँ पे जोड़ दिया, आपका जो OH है वो यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मार्कनीकॉफ रूल बना लगाते हुए। अब आती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि मैंने बोला कि एनसीईआरटी में आपके पास में केवल 3 ही मैकेनिज्म है और तीनों मैकेनिज्म में से कोई ना कोई एक मैकेनिज्म एग्जाम में आएगी ही आएगी, आती ही आती है। तो ये अगर मैं इस यहाँ में एल्कीन से लेके चलूंगी क्योंकि मुझे और भी चीज यहाँ पे समझानी है। अब हम इस रिएक्शन को कह रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। एसिड जो है, जो H+ है, वो यहाँ पे इस रिएक्शन को उत्प्रेरित कर रहा है या कैटेलाइज्ड कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास में H+ है। अब एल्कीन क्या होता है? एल्कीन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस H+ पे अटैक करेगा। एरो के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में मैं एरो को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको एरो करना कहाँ से है। तो प्लीज अगर अभी भी आपको एरो में कंफ्यूजन है तो एक बार वो वीडियो जाके दोबारा देख लो, वहां पे मैंने एरो डिस्कस किए हुए हैं। और अभी भी थोड़ा सा है तो ये एरो की जो एंड है, जो टेल है, वो वहां से स्टार्ट होती है जहां से आप इलेक्ट्रॉन उठा रहे हैं और उसका जो हेड है वो वहां पे रुकता है जहां पे आप इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको H+ को जोड़ रही हूँ। H+ में कहाँ पे जोड़ सकती हूँ? मैं यहाँ पे भी ले सकती हूँ, यहाँ पे भी, दोनों कार्बन पे ले सकती हूँ। यानी कि मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, CH3 CH2, दोनों ही कंपाउंड को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, CH3 CH CH2। अब अगर मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया, मान लो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया तो ये प्लस बना है, कार्बोकेटायन बना है। अगर मैंने यहाँ पे H+ किया है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है। अब कार्बोकेटायन आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है? टर्शरी कार्बोकेटायन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी नहीं समझ आ रहा तो ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ में एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया? ये प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन देखो, इसके साथ में 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपका मोर स्टेबल, यानी कि ये आपका ज्यादा स्थिर होगा। और अगर ये ज्यादा स्थिर होगा तो ये ही आपका मेजर होगा। ये वाला आपका लेस स्टेबल होगा, यानी कि कम स्थिर होगा। और अगर ये कम स्थिर होगा तो ये आपका माइनर होगा, यानी कि ये आपका कम क्वांटिटी में होगा। तो मेजर, अब ये जो स्टेप था, ये जो पहला स्टेप था, ये हाइड्रोजन आयन के थ्रू उत्प्रेरित हुआ है, कैटेलाइज्ड हुआ है, और यही आपका स्लोएस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, यही सबसे स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है। इसीलिए हमने इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो रहा है, तो इसे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके पास में ये फर्स्ट स्टेप आ गया, अब जब आप सेकंड स्टेप करेंगे तो सेकंड स्टेप में आपके पास में CH3 CH CH2 प्लस, यहां से शुरू करेंगे CH3 प्लस सेकेंडरी, और अब आपके पास में जो H2O था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में, जो कि काफी फास्ट स्टेप होगा, H2O आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये जो H है, ये इस जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो उस कार्बन पे आके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब आप इस स्टेप में क्या करो, और ये फास्ट स्टेप है, तो यहाँ पे आपके पास में CH3 CH CH3 और ये आपके पास में OH2 यहाँ पे आके ऐड हो गया और कार्बन पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन आपका बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जब आपका ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसको स्टेबल नहीं रख पाएगा, यानी कि उस केस में ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा। तो ऑक्सीजन अगला काम क्या करेगा, वो बहुत तेजी से इस H+ को निकालने की कोशिश करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हमने कैटेलाइज्ड वर्ड यूज किया है, हमने उत्प्रेरित वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे जो H+ आपका कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ था वो H+ लास्ट में ऐसे का ऐसे ही बचेगा। यानी कि अगले स्टेप में आपके पास में क्या होगा, आप इस H+ को यहाँ पे दे दोगे, यानी कि ये जो H+ है ये आपका ऐसे का ऐसे ही निकल गया और आपके पास में आपका मेजर प्रोडक्ट आ चुका है। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म पूछने के लिए, तो आपको हर एक स्टेप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है। पहली बात, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो H+ ने कैटेलाइज्ड किया है, उत्प्रेरित किया है, तो जो H+ आपने स्टार्टिंग में यूज किया था वो H+ एंड में आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, वही आपका धीमा स्टेप है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम हम रखते हैं
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरी चीज, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपकी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन जब भी आपके पास में बनेगा तो वहां पे आपके पास में पॉसिबिलिटी होगी कि आपके पास में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, आपका कंपाउंड दोबारा रीअरेंज कर सकता है। पर वो रीअरेंज करेगा क्यों? वो रीअरेंज इसलिए करेगा ताकि वो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना दे। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। और फिर इतना एडवांस आपकी एनसीईआरटी में नहीं है कि मैं यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी पढ़ें, तो हमने केवल इतना फॉलो करना है। अगर आपके बोर्ड में आता है तो बोर्ड में आप इस तरीके से मैकेनिज्म को लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में एल्कोहल की पहली प्रिपरेशन। पहली जो आपने प्रिपरेशन एल्कोहल की कर ली है वो बाय एल्कीन आप कर चुके हैं। तो बाय एल्कीन, और एल्कीन में भी बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, अम्लीय उत्प्रेरक जल हाइड्रेशन को आपने जल योजन, उससे आप कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? अगर मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लूं, यानी कि यहां पे मेरे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन दिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही ले रही हूं। पहले स्टेप में हम इसकी रिएक्शन BH3 के साथ कराते हैं या फिर डाइबोरेन के साथ कराते हैं, पर डाइबोरेन काफी अनस्टेबल होता है, तो उस केस में वो उसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके वो आपका BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका पहला स्टेप है। अभी डिस्कस करेंगे कैसा पहले स्टेप आया और कैसे सेकेंड स्टेप आया। तो यहाँ पे आपके पास में पहले स्टेप में आप BH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और दूसरे स्टेप में आप H2O OH नेगेटिव और H2O2 यानी कि पैरोक्साइड H2O और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आता है वो CH3 CH2 CH2OH बनता है। यानी कि ये एक तरीके से एंटी मार्कनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। जो आपका OH नेगेटिव था वो उस कार्बन के पास में आया जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। देखो, ये याद करने के लिए ये चीजें बहुत बढ़िया है कि आपको बोर्ड के हिसाब से चीजें रटनी है तो आप कर लोगे, बट अदरवाइज ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है। रिएक्शन की मैकेनिज्म ही अलग तरीके से होती है। तो इसलिए आपको ये एक याद करने का तरीका, जो मार्कनिकॉफ रूल है और जो एंटी मार्कनिकॉफ रूल है, ये केवल याद करने के तरीके हैं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से नहीं पढ़ी जाती। क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं तो वन शॉट में हम इस चीज को ले सकते हैं। तो हुआ क्या, मेनली रिएक्शन किस तरीके से काम करती है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब आप इसकी BH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपकी कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। यानी कि मैकेनिज्म जो होगी, वो जो स्टेप होगा वो एक ही स्टेप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एडिशन प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है? आपके पास में CH3 CH, ये आपके पास में CH2, और अब आपके पास में जो B है वो यहां पे आएगा और BH2 में से जो BH3 में से एक हाइड्रोजन यहां पे आपके पास में आ चुका है। इस तरीके से आपके पास में रिएक्शन होती है और ये तब तक होगी जब तक कि बोरोन के तीनों हाइड्रोजन एल्कीन के कंपाउंड के साथ कंबाइन ना हो जाए। यानी कि जो आपका H है वो उस कार्बन के पास में आके जुड़ा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, और बोरोन उस कार्बन के पास में आके जुड़ा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। ये CH2 होगा। तो अब इसमें अगर ये 2 स्टेप और रिएक्शन आगे चलेगी, अगर मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके ले लूंगी तो मेरे पास में CH3 CH2 CH2 और ये B, और यहाँ पे ये होल थ्राइज हो जाएगा 2 स्टेप आगे चल के। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप लेते हैं OH नेगेटिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में और H2 के साथ में। इसकी पूरी बड़ी मैकेनिज्म वो आपको नहीं करनी है, कुछ नहीं, आपको जितना मैं लिख रही हूँ केवल उतना ही करना है। तो ये जो आपका B है, यहाँ पे हटके आपके पास में OH ग्रुप आ जाता है। यानी कि आपके पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 CH2 CH2OH मिलेगा। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन याद करनी है। यानी कि जब आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तो आप मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे, और जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो आप एंटी मार्कनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे। यानी कि अब मैंने क्या बोला, आप एक छोटा सा टॉपिक मतलब छोटा सा क्लास, मैंने क्या बोला था, नोट्स कैसे बनाने, एक छोटे से स्टिकी पेपर पे आप जो रिएक्शन है उनको एक साथ लिखते चलो। तो मैं इस वाली रिएक्शन को लिखूंगी तो मैं इसको याद करने के लिए इस तरीके से लिखूंगी कि आपके पास में 2 रिएक्शन है।
अगर आप H2O की रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में करा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास में मार्कनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन BH3 के साथ में फर्स्ट स्टेप में BH3 और सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव और H2O के साथ में कराओगे तो आपके पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों में बहुत फर्क है, आपको कन्वर्जन करना है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम 2 प्रिपरेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में, ये आपके पास में 2 प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास में आता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने की जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपके पास में अधिकतर किसी ना किसी कन्वर्जन्स में आ ही जाती है, तो मैं इसे हॉट भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब कार्बोनाइल कंपाउंड से जब आप अल्कोहल बनाते हैं तो आपके पास में 2-3 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन आपके पास में आ जाती है रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि पहली रिएक्शन में आप इसका रिडक्शन करते हैं अपचयन के द्वारा। अब अपचयन आप कैसे भी कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन और निकेल ले लो तब कर दो, यानी कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ले लिया और इस एल्डिहाइड का अगर मैं H2 और पैलिडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दूं तो मेरे पास में RCH2OH मिल जाएगा। आप ये कर लो, या फिर आप एल्डिहाइड और कीटोन लो। पहली बात, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड हम बोलते हैं जिसमें आपके पास में ये ग्रुप प्रेजेंट है, इस ग्रुप को आप कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे जब आपने इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई तो आप H2 और पैलिडियम ले सकते हैं, या फिर आप NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, यानी कि NaBH4 को हम बोलते हैं, ये हमारे पास में आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब ये क्या है, ये बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपके एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, और अगर आप कीटोन लेते हैं तो ये कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, NaBH4। ठीक है, तो ये आपके पास में RCHOH सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही ये रिड्यूस कर सकता है। बट अगर मुझे एस्टर दिया है या मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो उस केस में हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे? उस केस में हम वो वाला अपचयन यौगिक लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मेरे पास में एस्टर दिया है RCOOR, तो इसका रिडक्शन आप NaBH4 के साथ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NaBH4 आपका वीक, बहुत ही कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ये आपके पास में आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा तो ये इस कंपाउंड को ब्रेक कर देता है। अगर मैं इसे R- लिख दूं तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास में आएगा RCH2OH प्लस R-OH। ये इस तरीके से इसको रिड्यूस कर देगा। अब अगर यहाँ पे आप आपने एस्टर ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये रिड्यूस कर सकता है। पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपके पास में आती है कि आपके पास में माना आपको कोई कंपाउंड इस तरीके से दिया है, ये आपको कंपाउंड दिया है, अब आपको 2 रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने आपकी रिएक्शन करा दी इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दी NaBH4 के साथ में, और यहाँ पे मैंने इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH बोल देते हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, ये मेरे पास में वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड को तो रिड्यूस करेगा पर ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका कीटोन है, कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं, कीटोन को तो रिड्यूस करेगा पर एस्टर वाले पार्ट को ये रिड्यूस नहीं करेगा।
तो यहाँ पे जब आप कीटोन NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप ये लिखेंगे RCH2OH प्लस CH2COOR-, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बट अगर आप इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में कीटोनिक पार्ट और एस्टर पार्ट दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में अधिकतर आ सकती है। तो NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। पर अगर आपको एस्टर लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, या और आपके पास में कंपाउंड लेने हैं, तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। तो यहाँ पे अब आपके पास में क्या है, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, और RMgX की रिएक्शन आप एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड से ही करा रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो बेसिकली पहले मैं इस कॉमन रिएक्शन की बात करती हूँ कि जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ये काम कैसे करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम कैसे करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। ये आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड है, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है ये जो R वाला पार्ट है ये माइनस डेल्टा होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और कार्बोनाइल में ये आपका प्लस डेल्टा है और ये माइनस डेल्टा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे काम करती है? माइनस और प्लस के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, यही तो लुईस एसिड और लुईस बेस के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पे आपके पास में जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला जो आपके पास में स्टेप आएगा, ये आपके पास में आएगा RCO नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास में आ गया, ये जो भी R ग्रुप जुड़ा हुआ था, R नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि कार्बोनाइल कोई सा भी लिख लोगे आप। यहाँ पे आप फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, और यहाँ पे आपके पास में इसे मैं R' लिख रही हूँ, ये वाला R' यहाँ पे आगे जुड़ गया, और जो MgX वाला ग्रुप था वो पॉजिटिव वाला था, तो वो MgX यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ से MgX को हटा के H लाना है, तो यहाँ पे हम H2O ले लेते हैं, या एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, या फिर इसे हम वर्कअप बोलते हैं, वर्क अप, या फिर इसे आप H3O पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में COH R आ जाएगा और MgOHX आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल रिएक्शन काम करती है। अब यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल तीनों ही चीजें बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इसी रिएक्शन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में लिया है, यानी कि अगर मैं यही रिएक्शन HC डबल बॉन्ड H, ये आपके पास में हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इसी रिएक्शन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराऊं और मैंने ले लिया CS3MgCl, तो फर्स्ट स्टेप में जो मेरे पास में कंपाउंड आएगा वो इस तरीके से आएगा, O नेगेटिव MgX, यहाँ पे आपके पास में H और यहाँ पे आपके पास में CS3, और फिर आप इसका वर्कअप करा दो, H3O पॉजिटिव करा दो। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, अगर मुझे वर्कअप कराना है तो मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं इसे ऐसे लिख दूं, CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में है। अगर आप यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी कि अब मैं इस रिएक्शन को और इजी तरीके से करूंगी, CS3CHO, आपने CS3MgCl के साथ में रिएक्शन कराई, और मैं इसको अब बार बार नहीं लिखूंगी, मैं इसको एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी कि फर्स्ट स्टेप में अगर मैंने रिएक्शन कराई तो मेरे पास में CS3MgCl, और सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पे वर्कअप करा दूंगी एसिड के प्रेजेंस में। तो उस केस में मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मैंने एसिटिल्डिहाइड लिया है, इसे आप एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड की आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में और सेकेंड स्टेप में आपने वर्कअप करा दिया, तो उस केस में आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3CH, यहाँ पे CH3 और अटैच हो जाएगा और ये आपके पास में OH आएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब अगर आपने कीटोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ CH3CO CH3, और इसको मैं ऐसे लिख दूं कि फर्स्ट स्टेप में मैंने जो रिएक्शन कराई है वो CS3MgCl के साथ में कराई है, और सेकंड स्टेप में मैंने वर्कअप ले लिया,
तो उस केस में मेरे पास में CH3 COH CH3 CH3 टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। यानी कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो तो आप प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, अगर आप एसिटिल्डिहाइड ले रहे हो तो आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे, और अगर आप कीटोन ले रहे हो तो टर्शरी अल्कोहल बनाओगे। तो ये एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है जिसमें कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई सा भी अल्कोहल इजीली बना सकते हो। रिएक्शन आपको कैसे भी दे सकते हैं, वो आपसे 2 स्टेप में भी पूछ सकते हैं, वो आपसे 1 स्टेप में भी पूछ सकते हैं। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हो, पर एक्चुअल में हम कर क्या रहे थे? हमारे पास में हम इस न्यूक्लियोफाइल को, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, इस न्यूक्लियोफाइल को पहले स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे ऐड करा रहे थे। तो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक संयोजन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपके पास में रिएक्शन आती चली जाती है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में एक प्रिपरेशन आप पहले ही कर चुके हैं जो हमने हेलोएल्केन में की थी, जब मैंने आपको बताया था कि हेलोएरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। तो यहाँ पे आप क्या कराते हो, NaOH के साथ रिएक्शन कराई आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर लिया था 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिया तो हमारे पास में यहाँ पे क्लोरीन हटके O नेगेटिव Na आ जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम था, अम्लीय मीडियम था, तो यहाँ आप OH नहीं लिख सकते हो। तो पहले आपको इसको एसिडिक मीडियम लाना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम लाना पड़ेगा, फिर आपका ये OH अटैच होगा। तो ये वाली रिएक्शन हम हेलोएल्केन्स में कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप बेंजीन का सल्फोनेशन कराएं, यानी कि बेंजीन की रिएक्शन आप ओलियम से करा दें, या कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें, या SO3 ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये हमारे पास में आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ, अगर आप NaOH के साथ करा दें, तो यहाँ पे आपके पास में OH आ जाएगा, ये आपके पास में अल्कोहल बन जाएगा, बाकी आपका H2SO4 अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा, पर डायरेक्टली नहीं बनेगा, आपको एसिडिक मीडियम यहाँ पे भी दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप NaOH के साथ करा रहे हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आपकी हर चैप्टर में आएगी, जैसे कि आपने हेलोएल्केन्स में भी की थी, वहां पे आपने सैंडमेयर रिएक्शन की थी, यहाँ पे आप बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू के द्वारा फिनॉल बना रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने एनिलीन ली थी, पहले एनिलीन को ही आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे, NaNO2 प्लस HCl ले लोगे ये, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस करोगे, ये आपके पास में आ गया। तो यहाँ पे आपके पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप H2O के साथ लेंगे तो आपके पास में ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास में OH बना देगा। इस तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं जिसमें आप हेलोएरीन्स की रिएक्शन करा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है फ्रॉम क्यूमिन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम क्यूमिन क्या है, अगर आप पहले हम क्यूमिन बना लेते हैं और फिर क्यूमिन से करते हैं। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन यहां पे आप सेकेंडरी CH3 CH CH3 Cl से करा दें, इससे करा दो, या फिर आप यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन से करा दो, या आप 1 क्लोरोप्रोपेन से करा दो, दोनों ही केस में आपको सिंगल ही प्रोडक्ट मिलेगा। लुइस एसिड की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये जो प्रोडक्ट आता है ये आपके पास में CH3 देखो बुक में आपको ऐसे भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है, ये मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख दिया। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख दो, CH3 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 CH, ये आपका क्यूमिन है। ठीक है, ये आपका क्यूमिन है। अब इस क्यूमिन की रिएक्शन अगर आप O3 के साथ कराते हैं तो यहां पे आपके पास में तो ये आपके पास में क्यूमिन बन गया। अब इस क्यूमिन की रिएक्शन अगर आप O2 के साथ कराते हैं तो यहां पे आपके पास में परऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। परऑक्साइड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके बनाऊंगी। तो मेरे पास में ये आता है
CH3OOH, इस तरीके से आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान से रख लेना। अब इसे पेरोक्साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OO बॉन्ड आ रहा है, इसलिए आप इसे पेरोक्साइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में ये OO बॉन्ड आ गया, इसे पेरोक्साइड, यानी कि इसे क्यूमिन पेरोक्साइड बोलते हैं हम। ये हमारे पास में आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं क्यूमिन पर ऑक्साइड। ये क्यूमिन पर ऑक्साइड को अगर आप आगे जाके H+ और H2O यानी कि एसिडिक मीडियम ले लें, इसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसे आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल आपके पास में अलग हो जाएगा, ये जो आपके पास में OH वाला पार्ट है ये अलग होगा, और ये एसीटोन वाला पार्ट अलग हो जाएगा, CH3, ये आपके पास में आएगा CH3CO, CH3 पार्ट अलग हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट करूं तो आपका ये वाला जो पार्ट है बच्चा, ये अलग हो जाएगा, और ये जो OH ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के साथ में आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिनॉल बना सकते हैं। तो मेनली आपके पास में हेलोएरीन से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से, और आपका क्यूमिन से, यहां से आप हेलोएरीन्स आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणों की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का क्वथनांक। अल्कोहल का क्वथनांक काफी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगर आप अल्कोहल की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मैं R ले लूं, कोई सा भी अल्कोहल, तो इसकी वाटर के, इसकी अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ये आपका प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, पहली बात। यानी कि हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में अगर बात करो तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, ईथर से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ईथर में आपका पोलर नेचर है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पहली चीज, अगर आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर आपके पास में एक कार्बन है, अगर आपके पास में 2 कार्बन है, और अगर आपके पास में 3 कार्बन है, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास में आइसोमेरिज्म है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है पर कंपाउंड की जो चेन है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आपके पास में सेकेंडरी ब्यूटेन है, ये आपके पास में आइसोब्यूटेन है, और ये आपके पास में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल वाले की चेन सबसे लंबी है, फिर ये उससे कम, फिर ये उससे कम, इस तरीके से आपका जो कंपाउंड है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा के पूछ सकते हैं, वो कार्बन की चेन में सब्स्टिट्यूशन लगा के पूछ सकते हैं। यानी कि जो टर्शियरी है सबसे कम, ये आपके पास में है प्राइमरी, पर प्राइमरी में भी सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपके पास में सेकेंडरी है, और ये आपके पास में प्राइमरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। पहले हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन सेम है पर कंपाउंड के आइसोमर्स प्रेजेंट है, उनकी चेन अलग अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तीसरी चीज, अगर आपको अल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन दिया है तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि ये नॉन पोलर होता है, ये अध्रुवीय होता है। उससे ज्यादा आपका मिथॉक्सी मीथेन का होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास में डाइपोल डाइपोल नेचर है, और सबसे ज्यादा आपके पास में इथेनॉल का होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला प्रॉपर्टी हमारे पास में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, वो पानी में कितना सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितने, उनका जो सॉल्वेंट के साथ में जो इंटरेक्शन है वो कितना ईजी है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो आपकी घुलनशीलता कम होती चली जाएगी। क्यों? अब आप ये भी पूछ सकते हो क्यों मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जब आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो आपका जो नॉन पोलर वाला पार्ट है, जो पार्ट नॉन पोलर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आपका कौन सा होता है, वो आपका नॉन पोलर पार्ट है, वो बढ़ता जाएगा। H2O आपका पोलर कंपाउंड है, वो वाला पार्ट दूर होता चला जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी उसके अकॉर्डिंग कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप CH3OH सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, C2H5 उससे CH3OH के कंपैरेटिवली कम होगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम आपकी होती चली जाएगी।
ठीक है, ये आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हमारे पास में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग फंक्शनल ग्रुप OH। अब फंक्शनल ग्रुप OH की भी जो रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब जो आप अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कैसे काम कर रहे हैं? जैसे कि पहला पार्ट हमारे पास में आ जाता है अल्कोहल एंड फिनॉल की अम्लता, उनके अम्लीय नेचर, उनके एसिडिक नेचर पे के अकॉर्डिंग। असल में होता क्या है, अगर आप लेते हैं अल्कोहल ROH, तो ROH का जो H ग्रुप है ये आपका एसिडिक इन नेचर है। ये एसिडिक इन नेचर कैसे पता चलता है? अगर आप इसकी मोर रिएक्टिव, अधिक प्रतिक्रियाशाली धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। यानी कि अगर यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 मिलेगा। तो ये बताता है कि जो आपके पास में अल्कोहल है, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है। ऐसे ही अगर आप फिनॉल, इसकी अल्कोहल की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराएंगे तो आपके पास में एसिड और बेस की रिएक्शन क्या थी? एसिड और बेस की रिएक्शन में आपके पास में सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, तो यहाँ पे भी आपके पास में ये सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, लवण प्लस आपके पास में पानी बनेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि ये जो आपके पास में हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है। अब ये जो हाइड्रोजन, अब फिनॉल की रिएक्शन ले लो आप, फिनॉल की भी इसी तरीके से होगी। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो ये आपके पास में ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O बनेगा। तो ये सारी रिएक्शन कंफर्म करती हैं कि हमारे पास में जो अल्कोहल है वो एसिडिक इन नेचर है, वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब आपके पास में आता है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, यानी कि आप अम्लीय प्रकृति को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तुलना। इनकी तुलना अगर आप करते हैं या आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में आपके पास में देखो, आप याद करने का तरीका क्या, अगर आपको कंपैरिजन करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का, तो एसिडिक नेचर डिपेंड करता है उसके जो भी आपके पास में कंपाउंड प्रेजेंट है उसके पास में कौन सा R ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा R ग्रुप नहीं, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, वो अम्लीय प्रकृति को इंक्रीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अम्लीय प्रकृति को घटाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके ज्यादा होंगे तो आपका एसिडिक नेचर, यानी कि जो भी आपके पास में कंपाउंड है उसका अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके मेनली क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप हो गए, आपके पास में CH3 ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास में ज्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर आपके पास में कम होगा, यानी कि उस केस में उसका अम्लीय जो प्रकृति है वो कम हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा ही याद रखना है। अगर आपको एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, चाहे आप अल्कोहल ले लो, तो ये चीज आपको दोनों में काम आएगी। अगर आपके पास में कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंपाउंड है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करता है। अब हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। प्राइमरी में आपके पास में ये आपके पास में मिथेनॉल है। मिथेनॉल में अब क्या हुआ मेरे पास में, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन हटा के R ग्रुप ले आई हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सेकेंडरी ले आए, तो सेकेंडरी के लिए मेरे पास में 2 R ग्रुप आ गए यहाँ पे, और फिर मैं ले आई यहाँ पे टर्शरी, यहाँ पे मेरे पास में 3 R ग्रुप आ गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास में अब देखो इस R ग्रुप से क्या वो है, ये आपके पास में प्लस I है, यहाँ पे आपके पास में 2 प्लस I हैं। I आपके कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो उस केस में अब देखो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति कैसे डिपेंड करती है? अम्लीय प्रकृति डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन कितनी तेजी से निकल रहा है। अब मान लो ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को निकलना है, तो अगर यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तेजी से खींच रहा होगा तो ये हाइड्रोजन उतनी ही आसानी से निकल जाएगा। पर यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन की तरफ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस केस में आपका हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा। इसीलिए कार्बन के साथ में अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देगा,
तो ऑक्सीजन के पास अपने ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए हैं, उसकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रकृति है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर मैं अम्लीय प्रकृति की बात करूं तो टर्शरी आपका सबसे कम एसिडिक है, फिर आपका सेकेंडरी है और फिर आपका प्राइमरी है। यानी इट मींस हमारे पास में आएगा टर्शरी अल्कोहल आपका सबसे कम एसिडिक नेचर होता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे ज्यादा, प्राइमरी अल्कोहल उससे ज्यादा, और मिथेनॉल आपका सबसे ज्यादा होगा। पहली चीज, यानी कि ये आपके पास में फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट, अगर आप अल्कोहल में ग्रुप अटैच करते जाएं, अब आप कौन सा ग्रुप अटैच कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में है CH3CHOH, ये इथेनॉल ले लिया मैंने, यहां पे फिर मैंने CH3CHFOH ले लिया, और फिर मैंने यहाँ पे CH3OH ले लिया। ये मेरे पास में 3 कंपाउंड है, और इसमें मुझे कंपेयर करने के लिए कहा कि आपको इनके एसिडिक नेचर को, इनकी अम्लीय प्रकृति को कंपेयर करना है। अब देखो, जो मेन कार्बन चेन है वो सबकी सेम है, बस आपको कंपेयर क्या करना है कि कार्बन के साथ में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास में ग्रुप जुड़ा हुआ है वो +I ग्रुप है, इस केस में आपके पास में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो -I ग्रुप है, और यहाँ पे इन दोनों के कंपैरेटिवली इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो -I ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। इट मींस अगर मैं इसको A, B और C नंबरिंग दे दूं, तो मेरे पास में जो B वाला होगा वो सबसे एसिडिक नेचर होगा, सबसे अम्लीय प्रकृति का होगा, फिर मेरे पास में A आएगा, और फिर मेरे पास में C आएगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते चलेंगे, आपके पास जो भी कंपाउंड के पास में ग्रुप दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपके पास में, आपको अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करना है, आपको एसिडिक नेचर देखना है अल्कोहल और फिनॉल का। है तो दोनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों का ही फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में ROH है, और यहाँ पे आपके पास में ये है, दोनों की ही अम्लीय प्रकृति को आपको देखना है। अब पहली बात, हम आई इफेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि किसका आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास में जो R ग्रुप है वो +I है, जबकि जो फिनाइल रिंग होती है वो -I होती है, और अगर ये -I होती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है। पहली चीज, केवल एक इफेक्ट नहीं है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो यहां से आपको हल्का सा पता चल गया कि जो फिनॉल है वो ज्यादा अम्लीय है। दूसरी चीज, जब आप फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिनॉल का जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर देता है। जब ये अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास में ग्रुप आया वो O पॉजिटिव H इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ गया। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो अब आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 2 लोन पेयर के साथ में, और ऑक्सीजन के साथ में आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। अब ये आगे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और लास्ट में आपका ये ऐसे ही वापस चला जाएगा। तो ये लास्ट इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब इस पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो बेंजीन पॉजिटिव चार्ज के साथ में कभी भी स्टेबल नहीं होगा, तो वो और भी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि वो सोचेगा कि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन ले लूं और मेरा अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। यानी कि अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं कि फिनॉल जो है अपना OH देने के बाद, अपना H+ देने के बाद में वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, यानी कि वो O नेगेटिव बनाता है। और अगर मैं इस फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि अब मेरे पास में आ गया ये फिनॉक्साइड आयन, इसे आप फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके पास में 3 लोन पेयर हैं, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। अब इसमें ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और अगर ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा।
और अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो यानी कि फिनॉल और भी तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मुझे कोई कंपेयर करने के लिए कहे कि अल्कोहल और फिनॉल में, अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक नेचर है, यानी कि अगर आप अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे तो ये ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा अम्लीय है। इसके रीजन क्या है? इसके आपके पास में दो रीजन आते हैं, दो क्या तीन रीजन आते हैं। पहली चीज, फिनाइल रिंग का जो आपकी पीएच रिंग है वो -I इफेक्ट दिखाती है। दूसरी चीज, फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, तो फिनॉल इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और थर्ड, आपके पास में आप ये भी देख सकते हो कि O के साथ में जो कार्बन कनेक्टेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि जो आपके पास में O के साथ में यहाँ पे जो कार्बन था, और ये चीज मैंने पहली क्लास में भी बताई थी, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, आपका जो एसिडिक नेचर है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो कि अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, क्यों। दूसरी चीज, अब अगर आप फिनॉल पे भी ग्रुप को अटैच करते जाओ, और कौन से ग्रुप को, अब आपको ग्रुप देखना पड़ेगा कि आपके पास में कौन सा ग्रुप है। आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I ग्रुप आपके पास में कौन से होते हैं? नाइट्रो ग्रुप हो गया, आपके पास में CHO हो गया, आपके पास में COOH हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो अगर आप बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप को मतलब किसी ऐसे ग्रुप को लेके आते चले जाएंगे जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रकृति है वो ज्यादा है, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर और भी बढ़ता चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे pKa दिया है, तो pKa क्या होता है? नेगेटिव पावर ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, यानी कि pKa मेरे पास में क्या है? pK मेरे पास में होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, log 10 Ka। तो Ka जितना ज्यादा होगा pK उतना ही कम होगा, और pKa जितना कम होगा आपका जो कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अगर मेरे पास में -I कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेरे पास में -I कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मेरे पास में Ka वैल्यू बढ़ेगी। अगर मेरे पास में Ka वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे पास में pKa वैल्यू कम होगी, और pKa वैल्यू कम होगी तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिया है, मेटा नाइट्रोफिनॉल दिया है और पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया है, यानी कि तीनों ही केस में आपके पास में फिनॉल है। ये NO2 है, ये आपके पास में मेटा है, और ये आपके पास में पैरा है। अब तुम कहोगे मैम इसमें एक ही तो NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, अगर एक ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट था तो इन सबका जो एसिडिक नेचर है, इन सबकी जो pKa वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे पोजीशन के भी चेंजेस आ जाते हैं। जो मेटा पोजीशन होती है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, मेटा नहीं करती। तो मेटा पे जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो -I कैरेक्टर तो दिखाएगा पर वो रेजोनेंस नहीं शो करेगा, और जब वो रेजोनेंस नहीं शो करेगा तो उसकी Ka वैल्यू कम होगी और pKa वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपको ये यहां से देख के पता चल रहा है, इसकी 8.3 है, यानी कि इन दोनों कंपाउंड के अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों कंपाउंड की तुलना में आपका जो मेटा वाला कंपाउंड है, मेटा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप आ रहा है वो कम एसिडिक होगा। अब बात करते हैं ऑर्थो और पैरा की। अब आप कहोगे कि ऑर्थो और पैरा में, पैरा का आपके पास में देखो पैरा की pKa वैल्यू कम आ रही है और ऑर्थो की ज्यादा आ रही है। इसमें थोड़ा सा एक रीजन आ जाता है, जब आपके पास में कंपाउंड ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है तो ऑर्थो पोजीशन पे आने की वजह से कंपाउंड की सिमेट्री चेंज हो जाती है। ये आपके पास में फिनॉल ग्रुप है, ये आपके पास में ऑर्थो पोजीशन है, तो इनमें रिपल्शन की वजह से इनकी सिमेट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो सिमेट्रिकल नहीं रहते हैं। इसे ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, जो आपने बेंजोइक एसिड में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर मैं तब भी इसको बता देती हूँ क्योंकि ये टेबल आ सकता है। तो यहाँ पे इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हिलविल मतलब उतना प्रॉपर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो आपका पैरा कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है कंपैरिजन टू द मेटा ऑर्थो पोजीशन। अब क्रीसॉल में क्या था, आपके पास में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। तो अभी आप देख रहे हो पैरा पोजीशन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो 10.2 है, ऑर्थो का भी 10.2 है और मेटा का उससे ज्यादा है, क्योंकि मेटा पे फिर वो रेजोनेंस में, रेजोनेंस तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ वैसे भी नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन आ जाता है।
तो पैरा मेटा पोजीशन जो है वो हाइपर कंजुगेशन में पार्ट नहीं लेगी, जिसकी वजह से इसका जो pKa वैल्यू है वो हल्की सी बाकी दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और देखो डिफरेंस कितना बड़ा है, ये आपका 7 है, ये आपका 15 है, इथेनॉल का 15 है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। यानी कि नाइट्रो ग्रुप आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे, एसिडिक नेचर अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब आता है आपके पास में एस्टरीकरण, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या है? जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक, आप स्पेसिफिक नहीं ले रही हूं, आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं इसे R डैश ले रही हूँ, R डैश का मतलब ये कोई दूसरा R ग्रुप है, ये एस्टर बनता है प्लस आपके पास में H2O बनता है, तो इस रिएक्शन को आप एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं या एस्ट्रीकरण कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप R डैश COOCl भी लेंगे, तब भी आपके पास में यहाँ पे RCOOR डैश प्लस HCl बनेगा। ये लेने की बजाय आप यहाँ पे एस्टर भी ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे RC+O डैश लेंगे, तो इस केस में आपके पास में RC+O एस्टर नहीं, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर से तो एस्टर नहीं बनेगा, ये आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड, RC+O डैश, ये एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड अगर आप लेंगे तो RC+O डैश प्लस जो आपका साइड प्रोडक्ट होगा वो RCOOH बनेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंपाउंड के साथ में, पर इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, इन तीनों से ही आपके पास में एस्टर बन रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे है ये? और ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस रिएक्शन को आप एस्प्रिन बनाने में यूज करते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। यानी कि अगर आप सैलिसिलिक एसिड लें तो सैलिसिलिक एसिड आपके पास में क्या है, ये देखो COOH और OH, और इसकी रिएक्शन आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करा दी, CS3 C+O CS3। तो यहां से क्या होगा, देखो ये जो आपके पास में ये वाला जो पार्ट है H, और ये पूरा का पार्ट अलग हो जाएगा जो कि आपका एसिटिक एसिड बना देगा, और ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यानी कि आपके पास में जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा OCOCS3, जिसे आप एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं या फिर एस्प्रिन बोलते हैं। एस्प्रिन कौन सी? जैसे कि कई बार बुखार वगैरह होता है या फिर सर में दर्द है, तो इस तरीके की मेडिसिन में हम एस्प्रिन को यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स वगैरह तरीके से। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। कई बार आपको डायरेक्टली एस्प्रिन की रिएक्शन पूछ ली जाती है, कई बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, प्रोडक्ट बताना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जब आप अल्कोहल में कर रहे हैं तो आपसे अधिकतर ये रिएक्शन पूछ ली जाती है। ये साइड प्रोडक्ट आपका बन गया, जो मैंने अलग कर दिया, CS3 COOH वहां पे दिखाया हुआ है, तो ये आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद में आगे आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कराएंगे, तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराएंगे, ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ी हुई है, एल्काइल हैलाइड में पढ़ी हुई है, आप वहीं जाके देखेंगे इसे। ये हो गया। इसके बाद में आप अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ में भी करा सकते हैं। ये मैंने ल्यूकास टेस्ट आपको कराया था, ये भी मैंने वहीं पे आपको करा दिया है, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कराऊंगी। तो इस तरीके से जो अल्कोहल की रिएक्शन है आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में आ गए, ये PCl3 PCl5, ये सारा हम पहले कर चुके हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इथेनॉल लिया और एसिड के प्रेजेंस में, यानी कि ये रिएक्शन आप एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे, मैंने H2SO4 ले लिया, H2SO4 लिया, और यहाँ पे क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो मुझे टेम्परेचर भी बहुत हाई लेना पड़ेगा, यानी कि इस रिएक्शन को मैं करीबन 443 केल्विन के आसपास कराऊंगी। तो जब मैं ये 443 केल्विन के आसपास कराऊंगी तो मेरे पास में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल के केस में है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं तो मुझे डाइल्यूट एसिड लेना पड़ेगा, मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग भी एसिड लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे टेम्परेचर भी कम कर देना पड़ेगा, मतलब अब मुझे उतने ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी। तो उस केस में मेरे पास में 85% H3PO4 आ जाता है, और टेम्परेचर आप यहाँ पे कम कर देंगे
टेम्परेचर आप यहाँ पे कर देंगे 440 केल्विन के आसपास, 440 केल्विन के आसपास में। तो आपके पास में H2O निकला है, यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण H2O का निकलना, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनेगा। अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो टर्शरी अल्कोहल में जो आपके पास में निर्जलीकरण रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो सबसे तेजी से होती है। तो यहाँ पे आप डाइल्यूट ही ले सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं कि आपको 85% लेना है, आप डाइल्यूट ले लो H3PO4 और टेम्परेचर आपके पास में 385 केल्विन के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इस तरीके से आपके पास में डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को कंपेयर करूं तो टर्शरी में डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होता है, सेकेंडरी में उससे कम और प्राइमरी में सबसे कम। प्राइमरी में आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो दो मैकेनिज्म, अब पहली मैकेनिज्म हम कर चुके थे जिसमें हमने हाइड्रेशन किया था, एल्कीन का हाइड्रेशन किया था, एल्कीन में जल योजन किया था। अब दूसरी रिएक्शन, दूसरी मैकेनिज्म हमारे पास में क्या है जिसमें हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं। और क्योंकि ये मैकेनिज्म है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया 3 मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म अधिकतर आपके एग्जाम में आती है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे हमारे पास में काम करती है, CH3CH2OH एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, तो ये क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन ऐड होगा, यानी कि H+ आके ऐड होगा। और जब आपके पास में H+ आके ऐड होगा तो आपके पास में आएगा CH3CH2OO पॉजिटिव, ये इस तरीके से आया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसको हमेशा अनस्टेबलाइज करता है, और अगर वो अनस्टेबलाइज करेगा तो आपका O क्या करेगा, O को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर वो अपना सिग्मा बॉन्ड तोड़ सकता है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में देखो एनसीईआरटी में तो आपको यहाँ पे ये निकाला हुआ है और कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है, बट प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, तो हमें वो फॉलो नहीं करना। यहाँ पे हम E2 एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मेरे पास में जो रिएक्शन आएगी, यहाँ पे मैं से CH2, इसका H मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो H2O क्या करेगा, H2O यहाँ से इस H+ को लेगा, ये सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा और ये वाला H2 आपका निकल जाएगा, यानी कि आपके पास में आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्लस H3O पॉजिटिव। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दूसरी मैकेनिज्म भी लिख देती हूँ। दूसरी मैकेनिज्म में एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको दे रखा है CH2, तो पहले इन्होंने H2O निकाल दिया, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, और फिर अगले स्टेप में यहाँ पे जो H दिया है इस H+ को निकाल दिया, क्योंकि ये एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ये जो H+ हमारे पास में है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ आ जाएगा। तो रिएक्शन H+ से स्टार्ट हुई थी और रिएक्शन H+ से ही खत्म हुई है, इसलिए आप इसे एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, एसिड अम्लीय उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास में अब दूसरी मैकेनिज्म हो गई। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, डिपेंड करता है कि आप कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आप प्राइमरी अल्कोहल का कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का कर रहे हैं या टर्शियरी अल्कोहल का कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास में प्रोडक्ट आएंगे तो वो आपके पास में डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। जैसे कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो और प्राइमरी अल्कोहल को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके एनसीईआरटी में मेनली दो, मतलब आपके सिलेबस में मेनली दो हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो। तो अगर आप इसी रिएक्शन को पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ में कराओगे तो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में सीधे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आप इसी रिएक्शन को क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ में भी करा सकते हो, क्रोमिक एसिड के साथ भी करा सकते हो, तब भी आपके पास में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, आपको एल्डिहाइड बनाना है, यानी कि यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा देखो ऑक्सीडेशन दो तरीके हैं, किस किस चीज को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो, आपका ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन है, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसे बहुत ही तेजी से ऑक्सीडाइज कर देंगे। बट अगर आप इसी रिएक्शन को यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं
तो आप एल्डिहाइड बनाने के लिए आप इसको पीसीसी से रिएक्शन करा सकते हो। पीसीसी आपका होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये आपके पास में एल्डिहाइड बना देगा। और अगर आपके पास में एलाइलिक अल्कोहल है तो एलाइलिक अल्कोहल के लिए तो ये सबसे अच्छी रिएक्शन है। यानी कि अगर आपके पास में एलाइलिक अल्कोहल दिया है और एलाइलिक अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराना है तो आप इसकी रिएक्शन पीसीसी से करा सकते हैं, पीडीसी भी ले सकते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे आपके पास में आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये आपके पास में CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पीसीसी का कहाँ पे यूज होता है? पीसीसी आपको क्या करता है, अगर आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराना है, एलाइलिक अल्कोहल के लिए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है, तो आप पीसीसी या पीडीसी ले सकते हैं। अगला आता है आप बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में मैंने क्या कहा, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो या फिर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल की आप कॉपर के साथ रिएक्शन हीट करते हो 573 केल्विन पे, तो इस केस में आपके पास में RCHO बनेगा और H2 आपका अलग हो जाएगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप कॉपर के साथ में 573 केल्विन पे हीट करते हो तो आपके पास में कीटोन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कीटोन बनेगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ले रहे हो, अब टर्शरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप मैंने ले लिए और एक मैंने CH3 ले लिया। टर्शरी अल्कोहल के साथ में अगर आप कॉपर के साथ में इसको हीट करते हो 573 केल्विन पे, तो टर्शरी अल्कोहल में एलिमिनेशन होता है, उसमें उसका निर्जलीकरण हो जाता है, हाइड्रोजन निकलने की बजाय सीधे H2, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि टर्शरी अल्कोहल का एलिमिनेशन, टर्शरी अल्कोहल का निर्जलीकरण बहुत तेजी से होता है। तो इस केस में H2 निकलने की बजाय H2O निकल जाता है, यानी कि आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, R डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O निकल गया। तो R वो देख लेना, आप फिर सेडजेफ रूल को भी फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में कई बार आ जाता है। जो टर्शरी अल्कोहल के लिए जब आप कॉपर के साथ कराते हैं तो यहाँ पे आपका इसका निर्जलीकरण हो जाता है, यहाँ पे H2 नहीं निकलता बल्कि H2O निकल जाता है। ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट आता है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को KMNO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में कराओगे तब तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पर अगर आप पीसीसी के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है जब आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फिर वो आपके कन्वर्जन्स में कई जगह यूज आता है। अगर आप एलाइलिक अल्कोहल लेते हो और उसकी पीसीसी से रिएक्शन कराते हो तो आपके पास में एल्डिहाइड मिलेगा। और पीसीसी आपके पास में क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी भी ले सकते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट भी होता है, वो दोनों का काम सेम ही है, दोनों ही आपके पास में अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल को कॉपर के साथ में 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल को, ये आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे 573 केल्विन पे तो आपको कीटोन मिलेगा। पर अगर आप टर्शरी अल्कोहल मिल लेंगे तो यहाँ पे आपको एल्कीन मिलेगा, यानी कि ये हाइड्रोजन रिमूव करने की बजाय ये डिहाइड्रेशन कर देता है, निर्जलीकरण कर देता है। तो इस तरीके से आपके पास में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट आपके पास में आता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि EAS। अब फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन और वो प्रोडक्ट आपके पास में बनता है OH। यहाँ पे ये तीनों ही पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, NO2 NO2 NO2, ये आपके पास में आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, या फिर इसे आप पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब अगर इसी रिएक्शन को आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किस प्रेजेंस में कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे, तो उस केस में आपके पास में ऑर्थो और पैरा कंपाउंड मिलेगा, यानी कि ये आपके पास में NO2 प्लस ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहा है। दोनों ये ऑर्थो और नाइट्रो सिंपल तरीके से बन रहे हैं, पर ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है।
यानी कि अब आपके पास में क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को, यानी कि अगर आप इनके क्वथनांक को कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा हो जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वॉलेटाइल है, जबकि मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका स्टीम वॉलेटाइल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बहुत आसानी से वेपोराइज हो जाता है, बहुत इजीली वाष्पीकृत हो जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में। अब ये क्या है, ये क्या बात आ गई है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में हमारे पास में ये है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है, इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा आणविक बल, अंतराविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है। अब अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल को मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूं। यहां पे मेरे पास में N, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे N O नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास में OH आ गया, और ये यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में NO2 को मैं ऐसे लिख रही हूं, और ये मेरे पास में O और H, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये आपके पास में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे आप बोलते हैं इंटर। दोनों में फर्क क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे आपके अंतरा आणविक बलों पर कोई फर्क नहीं आएगा। जबकि इस केस में क्या है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल के साथ में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगेगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल के बीच में है। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही ज्यादा होगा, जो कि आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के आए हो कि अंतरा आणविक बल जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, वेपर्स उतने ही कम बनेंगे और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। तो आपके पास में जब क्वेश्चन आता है, आप सिंगल लाइन में आंसर लिखेंगे कि जो आपके पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें आपके पास में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतरा आणविक बलों पर कोई फर्क नहीं आता है। जबकि जब आपके पास में पैरानाइट्रोफिनॉल होता है तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर या अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतरा आणविक बल बढ़ जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक बच्चा, तो इस तरीके से आप करेंगे। इसके बाद में आगे आता है आपके पास में हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि आप हेलोजनीकरण कर रहे हैं। तो अगर आपने फिनॉल लिया, अब यहाँ पे मैंने बोला ना OH ग्रुप आपका बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं, अगर आप H2O के साथ में इसकी Br2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी कि जो आपने सॉल्वेंट लिया है, जो आपने माध्यम लिया है वो पानी लिया है, जबकि जो दूसरी रिएक्शन है वो आप Br2 के साथ में करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो जब आपने अध्रुवीय विलयन लिया तो आपके पास में यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो, अरे चलिए, तो वहां पे जो आपके पास में प्रोडक्ट आएगा ये OH Br, और यहां पे ये आपके पास में OH Br, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। पर अगर आप इसी रिएक्शन को H2O की प्रेजेंस में कराओगे तो आपके पास में ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, यानी कि ये आपके पास में Br और Br बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन में ध्यान रखना है कि आपको मीडियम क्या दिया हुआ है। तो ये आपको पता चल गया, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा, यानी कि जब आपके पास में पोलर
मीडियम है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में आपके पास में ये प्रोडक्ट आएगा। जब आपके पास में नॉन पोलर है तो आपके पास में ये प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आती है कोल बेस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कोल बेस रिएक्शन डायरेक्टली ही आ जाती है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन क्या है, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन पहली बात आप NaOH के साथ कराएंगे तो उस केस में आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड आएगा। ये आप है, ये आपके पास में आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। और जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप CO2 के साथ करा देंगे तो आपके पास में एसिडिक मीडियम में यहां पे आपके पास में, तो जब आप सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 और एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके पास में OH COOH ऑर्थो पोजीशन पे, और ये आपके पास में आता है सैलिसिलिक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने एस्प्रिन बनाया था, सैलिसिलिक एसिड से बनाया था, तो आपके पास में कन्वर्जन आ सकता है कि डायरेक्ट आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना दे, तो आप तब भी उस रिएक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है रीमर-टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH के साथ कराते हैं तो आपके पास में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब मैंने ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्यों बोला है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके पास में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये आपके पास में CHCl2 बनता है। ठीक है, अब इसकी आप दोबारा NaOH के साथ रिएक्शन करा दें आगे जाके तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास में आएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एल्डिहाइड। अब अगर मीडियम को आप एसिडिक ले लेंगे तो आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड बन गया, जैसे कि पिछली रिएक्शन में आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, इस रिएक्शन में आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे आपके पास में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि मिडिल में बनेगा, पर अगर आप इस रिएक्शन को और ज्यादा एडवांस तरीके से करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो डाइक्लोरोकार्बन होता है। तो रिएक्शन का अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस में करना है तो वहां पे आपका डाइक्लोरोकार्बन बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद फिनॉल विद जिंक डस्ट। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत काम आती है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा देंगे तो आपके पास में बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे आपको कुछ इस तरीके का कन्वर्जन करना है कि आपको OH ग्रुप हटा के बेंजीन लाना है और फिर बेंजीन से आप हेलोजिनेशन करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं, तो वहां पे ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो यहां से आप इजीली बेंजीन बना सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास में आती है वो है ऑक्सीडेशन। अगर आप फिनॉल लें और फिनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन कराएं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो ये आपके पास में बेंजोक्यूनोन बना देगा। ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम आता है आपके पास में बेंजोक्यूनोन। तो इस तरीके से आपके पास में फिनॉल की और अल्कोहल की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे इसके बाद में आपके पास में NCERT में कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, जैसे कि आपके पास में मेथनॉल हो गया, आपके पास में इथेनॉल हो गया। वो आप थोड़ा सा उसके 2-2 पॉइंट बना लेना कि उनके कैसे कैसे यूजेस हैं या क्या है। नॉर्मली उस पर से क्वेश्चन नहीं आता है, बट तब भी आपको वो करना है। 2-4 लाइनें का जो उनके यूजेस हैं वो आपको करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है ईथर। पहले अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर में मेरे पास में ईथर आपके पास में ROR होता है। ठीक है, क्योंकि 2 बल्कि R ग्रुप हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा ही होगा। अब बल्कि R ग्रुप है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग की बात करूं तो IUPAC नेमिंग में इसमें आपके पास में आता है इथॉक्सी इथेन एल्कोक्सी एल्केन। इथॉक्सी इथेन तो CH3 अगर आपको ग्रुप दे रखा है तो यहाँ पे आपके पास में जो आएगा वो आएगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अब आप कहोगे मैम किसको एल्कोक्सी लेंगे किसको एल्केन लेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दोनों नंबर ऑफ कार्बन सेम है, आपको ये C2H5 दिया है तो इसे आप इथॉक्सी इथेन लिखेंगे। ठीक है,
बट अगर आपको कंपाउंड इस तरीके से दिया है CH3O C2H5, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको वो वाला कार्बन एल्केन की फॉर्म में लेना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। यहाँ पे आपके पास में 2 कार्बन है, यहाँ पे आपके पास में 1 कार्बन है, तो इसे आप बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर की प्रिपरेशन, ईथर को आप कैसे कैसे बना सकते हैं। ईथर की सबसे पहली जो हमारे पास में प्रिपरेशन आती है, यहाँ पे आपको देख के पता चला, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, निर्जलीकरण एल्कोहल का। अब एल्कोहल का एक निर्जलीकरण तो आप पहले ही पढ़ के आ रखे हैं जिसमें आपने एल्कीन बनाया था। यानी कि अगर मैं ये ले लूं, मेरे पास में दिया है C2H5 और एल्कोहल को मैं एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट करूं तो मुझे इथीन मिलेगा। यहां तो इथीन मिला है, तो ईथर कैसे बनेगा। तो ईथर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं। यानी कि अगर ये आपको C2H5 दिया है, आपने इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराई 413 केल्विन पे, तो इस केस में आपके पास में जो कंपाउंड आएगा वो आएगा CH3 CH2O C2H5, ये। तो ये आपके पास में ईथर बन गया। अब इस रिएक्शन की अगर आपको मैकेनिज्म लिखनी है तो बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, यहाँ पे C2H5OH एसिड प्रेजेंट है तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन ही होता है। यहाँ पे ये प्रोटॉन करेगा, प्रोटॉन के साथ में ऐड होगा, यानी कि मेरे पास में आएगा CH3CH2OH, और ये अब आपके पास में H आके जुड़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वाले ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमेशा उसे अनस्टेबल करेगा, यहां से आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो अगले स्टेप में जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्कोहल का, वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा। यानी कि मेरे पास में अगर मैं इसे C2H5OH ऐसे लिखूंगी, तो ये जो C2H5OH है ये अपने लोन पेयर के साथ यहाँ पे अटैक करेगा और ये H2O निकल जाएगा। यानी कि मेरे पास में नेक्स्ट स्टेप में आएगा CH3CH2O C2H5, और H अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज के साथ में, और यहाँ पे आपका H2O निकल चुका है C2H5। अब लास्ट स्टेप में, क्योंकि ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, तो जो H+ आपने लिया था वो H+ वैसे का वैसे ही निकल जाएगा। यानी कि ये अपना सिग्मा बॉन्ड देके इसे निकलेगा, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा CH3CH2O C2H5 प्लस H पॉजिटिव, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां से आपका -H पॉजिटिव हो गया और आपके पास में ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन की मैंने बोला था केवल 3 मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म में से एक आध मैकेनिज्म जरूर आ जाती है, तो ये उसमें से आपकी थर्ड मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो तो आपके पास में एल्कीन बनेगा, अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो तो आपके पास में ईथर बनेगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपके पास में विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की अगर आप जनरल मैकेनिज्म लिखते हैं तो जनरल मैकेनिज्म क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो आपके पास में, मैं इसे अगर R' लिख रही हूं तो आपके पास में ROR' बनेगा प्लस NaX अलग हो जाएगा। यानी कि इस केस में आपके पास में NaX अलग हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म पे काम करती है। SN2 मैकेनिज्म बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द्विआण्विक न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस डेल्टा है, यहाँ पे ये माइनस डेल्टा है, ये X आपका निकल जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन आपकी ऐसे काम करती है। अब इस रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ईथर बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर ईथर में 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपको रिएक्शंस पूछी जाती हैं। यानी कि ईथर पे हमें आंख बंद करके पता चल जाता है कि ईथर में से तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके। तो अगर आप ईथर में मान लेते हैं मुझे ये कंपाउंड बनाना है CH3O CH3 CH3 CH3, मुझे ये कंपाउंड बनाना है, और इस कंपाउंड को बनाने के लिए मेरे पास में 2 कॉम्बिनेशन है रिएजेंट के। रिएजेंट के 2 कॉम्बिनेशन मेरे पास में कैसे हैं, मेरे को एक दिया है CH3O नेगेटिव Na, और दूसरा मुझे इसमें जो कंपाउंड दिया है वो दिया है Cl, और दूसरा कॉम्बिनेशन मुझे दिया है यहाँ पे
CH3Cl, यानी कि आपके पास में विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या थी, आपको एक एल्कोक्साइड लेना है, एक एल्काइल हैलाइड लेना है। मेन प्रॉब्लम क्या है, एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, एल्कोक्साइड कौन सा होगा, तो वही चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास में CH3Cl आ गया और यहाँ पे आपके पास में CH3 CH3 CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि मैंने एक बार इसको ऐसे किया, यहां पे मैंने एक बार इसको हैलाइड लिया और एक बार इसको हैलाइड लिया, इस तरीके से किया है। अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है SN2 मैकेनिज्म काम कर रही है। जब आपकी SN2 मैकेनिज्म काम कर रही है तो SN2 मैकेनिज्म आपकी कभी भी टर्शरी कंपाउंड पे काम नहीं करती है। ये देखो, ये टर्शरी है, टर्शरी कंपाउंड पे आपके पास में SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास में SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह आपके पास में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एलिमिनेशन रिएक्शन होके आपके पास में CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यानी कि इस केस में आपके पास में ये प्रोडक्ट बनेगा। पर यहाँ पे आपके पास में क्या है, एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल, जो कि बल्कि न्यूक्लियोसाइड है, जो बहुत बड़ा है, वो आसानी से इस प्राइमरी पे अटैक करेगा और प्राइमरी पे अटैक करके आपके पास में ये प्रोडक्ट बना देगा। यानी कि ये आपका सही कॉम्बिनेशन है और ये आपका गलत कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास में एक क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिया है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको किस तरीके का किस चीज को एल्काइल हैलाइड लेना है और किस चीज को एल्कोक्साइड लेना है। तो एल्कोक्साइड आप वो लेंगे जो बल्कि होगा या फिर जो आसानी से अटैक कर पाएगा, और एल्काइल हैलाइड वो लेंगे जो कि आपका प्राइमरी टाइप का होगा, क्योंकि आप SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके पास में आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस होने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आपके पास में जो ईथर है, वो ईथर आपका पोलर कंपाउंड है, वो पोलर है, वो ध्रुवीय है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है तो अगर मैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ईथर का उससे कम होगा और सबसे कम आपके पास में हाइड्रोकार्बन का होगा, जिनका आपके पास में मॉलिक्यूलर मास सेम है। यानी कि अगर सेम मॉलिक्यूलर मास वाले आपको कंपाउंड दे रखे हैं तो इसमें एल्कोहल वाले का सबसे ज्यादा होगा, ईथर का उससे कम और हाइड्रोकार्बन वाले का सबसे कम होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो आपका प्रॉपरली नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। ईथर क्या है, ईथर आपका ध्रुवीय है, जबकि एल्कोहल में आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यानी कि ये आपका अध्रुवीय है, ये आपका ध्रुवीय है और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे और आपके पास में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में ईथर की रिएक्शन अगर आप हेलोजन एसिड के साथ कराएंगे, माना मैंने इसकी रिएक्शन HI के साथ में करा दी, तो जब मैं HI के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में RH प्लस मेरे पास में ROH प्लस RI बनेगा। ठीक है, अभी मैंने दोनों R सेम लिए हैं तो मैं ज्यादा नहीं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूं। अगर मैं इसको फर्दर दोबारा रिएक्शन करा दूं HI के साथ में, यानी कि उस केस में मेरे को RI मिलेगा। इट मींस अगर मैं ईथर की रिएक्शन HI के साथ में और ये एक्सेस में करा दूं, यानी कि अधिकता में करा दूं, ये आपका ज्यादा अमाउंट लूं, तो मेरे पास में सिंपल RI बनेगा और प्लस मेरे पास में ये H2O बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे पास में दो R ग्रुप अलग अलग हैं तो और मेरे पास में नॉर्मल 1 मोलर इसका कंपाउंड है, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मुझे दिया है CH3O CH2 CH3 और मैंने इसकी रिएक्शन कराई HI के साथ में, तो अब रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन में सबसे पहले, क्योंकि अगर एसिड प्रेजेंट है तो प्रोटोनेशन तो होगा ही होगा। इट मींस यहां पे मेरे पास में CH3O CH2 CH3 ये H और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ में इसके साथ I नेगेटिव अलग हो गया। तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, दूसरे स्टेप में जो I नेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और रिएक्शन आपकी SN2 मैकेनिज्म काम करेगी। अगर आपकी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म की तरह काम कर रही है तो I नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको पता है SN2 मैकेनिज्म के लिए
फेवरेबल कंडीशन हमारे पास में क्या है, टर्शरी की सबसे कम, सेकेंडरी की उससे ज्यादा और प्राइमरी की सबसे ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपके पास में CH3 ग्रुप है और यहाँ पे ये आपके पास में प्राइमरी है। तो I नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे उसके लिए SN1 की मैकेनिज्म सबसे इजी होगी, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका सिग्मा बॉन्ड इधर निकल जाएगा। यानी कि मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3I प्लस CH3CH2OH। ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ, जो भी मैकेनिज्म मैं लिख रही हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। ठीक, यहां तक समझ आ गया। यानी कि ये पहली HI के साथ इस तरीके से रिएक्शन हो गई। अब यहां तो मेरे पास में एक मिथाइल था, एक प्राइमरी था। अब मैंने क्या किया, मेरे पास में जो दूसरा कंपाउंड दिया है वो दूसरा कंपाउंड ये है, CH3O CH3 CH3 CH3, ये दिया है मुझे। अब इस केस में मेरे पास में कार्बन टर्शरी है, तो आप देखते ही कहोगे मैम SN2 मैकेनिज्म काम करेगी तो मिथाइल पे अटैक होगा। बट यहाँ पे आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एक अलग ही चीज हो जाती है। अलग चीज क्या होती है, जब आप इसकी HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, पहला स्टेप बिल्कुल सेम है। पहले स्टेप में आपके पास में यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, CH3 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 और ये आपके पास में H+ आ जाएगा, प्रोटोनेशन हुआ। पर ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके पास में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। असल में यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगा और ये आपके पास में टर्शरी कार्बोकेटाइन आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है तो ये आसानी से बन जाएगा। अब अगले स्टेप में I नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, आपका जो I है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो आपके पास में जो मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन का आएगा वो आपके पास में आना था, जो आप सोच रहे थे CH3I और टर्शरी अल्कोहल बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आपके पास में CH3OH और टर्शरी कंपाउंड के साथ में आयोडीन ग्रुप आया है, इसलिए ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जामिनर अधिकतर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शंस देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस तरीके से। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूं, मुझे यहाँ पे दिया है ये कंपाउंड, ये दिया है, एक तरफ फिनाइल रिंग है और एक तरफ बेंजिलिक कंपाउंड है। और अब अगर मैं इसकी HI के साथ रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास में यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करा के पहला स्टेप वही होगा, प्रोटोनेशन, ये आपका H+, और यहाँ पे आपके पास में इसको उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास में आएगा CH2O, यहाँ पे आपके पास में H+ आ गया और अब I नेगेटिव का अटैक होगा। अब I नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता ही नहीं है। तो अगर बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो आपका I नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास में CH2I प्लस फिनॉल बन जाएगा। तो देखो, रटने की अगर सोच रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म को समझोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छी तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। इसके बाद में आपके पास में आता है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपके पास में आता है ईथर के यूजेस। ईथर के यूजेस में आपके पास में आप डेली लाइफ में ईथर को जैसे कि पेंट में यूज करते हैं, हम वार्निश वगैरह में यूज करते हैं, नेल पेंट में यूज करते हैं, आप डीग्रीसिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपके पास में अल्कोहल और ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आ जाते हैं। जैसे क्लोरो, आप इथेनॉल को यूज करते हैं, इथेनॉल को मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये आपके पास में इसके कुछ कुछ यूजेस हैं और इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर करते हुए चलना है। तो आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिर उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिर ईथर की प्रिपरेशन और फिर ईथर की प्रॉपर्टीज सारी तरीके से शॉर्ट नोट में लिख लेनी है। आप वही 3 पेजेस, पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं और उसको उस पेज पे लगा देना है, ताकि जैसे ही आप अल्कोहल खोलें या ईथर खोलें तो आपको सारी रिएक्शन सामने पता चल जाए। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसे आप रेड पेन से लिख लो या फिर उन्हें किसी दूसरे कलर पेन से लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, जैसे कि मैंने अभी ईथर में आपको कराया, जब मैंने टर्शरी कार्बन लिया था तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी तो इसको अलग से लिख लो। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक्स दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि
डेली के डेली एक एक वन शॉट बनाना, उसके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में हैं, तो हम पूरे शिद्दत पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और फिर हम PYQ करा के आपको ईजिली आपको कॉन्फिडेंट करा दें कि हाँ भाई पेपर आप अच्छे से कराएंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।